हे गाइस, वेलकम बैक टू वन स्टॉप बायोलॉजी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स और फिर अब उसके कुछ वेरिएशंस भी पढ़ेंगे। तो गाइस, मैं आपको ये बता दूं कि हम अभी जेनेटिक्स के फर्स्ट यूनिट पे हैं, जो कि है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। और हम ऑलरेडी इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ चुके हैं, है ना। तो आई होप आपको अभी तक के सारे टॉपिक्स समझ में आए हैं। गाइस, अगर आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आए हैं तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलिए। और आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको वीडियो समझ में आ गया अच्छे से। इन केस आपको अगर वीडियो में कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप इमीडिएटली मुझे या तो कमेंट में बताइए मैसेज करके, या तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी, ठीक है। बट आई होप कि आप मैसेज जरूर करेंगे, चाहे आपको वीडियो समझ में आए या ना आए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। तो जिस तरीके से हमने देखा कि मेंडल ने इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन दिया था, जैसे हमने एग्जांपल देखा था टॉल एंड डॉर्फ का क्रॉस, है ना, प्लांट्स का क्रॉस। उसी तरीके से मेंडल ने पी प्लांट में ऐसे पी प्लांट्स को भी बेसिकली क्रॉस करके देखा था जिसमें दो डिफरेंट ट्रेट्स या दो पेयर ऑफ ट्रेट्स हैं, दो डिफरेंट कैरेक्टर्स के, है ना। तो जैसे कि अगर एग्जाम्पल ले लें कि एक ट्रेट तो हो गया सीड कलर। मान लो आप, सीड कलर क्या हो सकता है? येलो या ग्रीन, ठीक है। दूसरा जो हमारा कैरेक्टर हो गया वो हो गया सीड शेप। अब सीड शेप क्या हो सकता है? राउंड और रिंकल्ड, ठीक है। तो पहले तो मेंडल को ये पता चला जब उन्होंने ऐसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस करा से येलो और ग्रीन प्लांट में या फिर राउंड और रिंकल्ड प्लांट में, तो ये पता चला कि ऐसे प्लांट में जो है आपका ऐसे प्लांट में जो है आपका येलो F1 जनरेशन का प्लांट होता है और इस केस में होता है राउंड। मतलब कि अगर हम इसको कैपिटल Y और इसको स्मॉल y से डिनोट करें और इसको कैपिटल R और इसको स्मॉल r से डिनोट करें, तो ये क्या मतलब है कि ये डोमिनेंट है, क्योंकि येलो दिख रहा है तो ये डोमिनेंट है, और राउंड दिख रहा है तो राउंड वाला डोमिनेंट है। तो जब भी हम अभी इसको आगे बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे? डोमिनेंट येलो, रेसेसिव ग्रीन। उसी तरीके से डोमिनेंट राउंड और रेसेसिव रिंकल्ड, ठीक है। तो ये हमारे हो गए दो तरीके के ट्रेट्स, एक ये और दूसरा ये। और ये हमारे अब इसके हिसाब से चार तरीके के गैमेट बनेंगे। तो पहले तो हम प्यूनेट स्क्वायर के थ्रू ही देख लेते हैं कि किस तरीके का होता है हाइब्रिड क्रॉस, और हम उसको उसके थ्रू ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले तो हमें स्क्रीन ही क्लियर करनी होगी, है ना। हाँ, तो अब पहले तो हमें क्या देखना होगा कि बेसिकली पेरेंट जनरेशन क्या है। पेरेंट जनरेशन में हमने एक ऐसा प्लांट लिया है जिसमें दो कैरेक्टर्स हैं, राउंड सीड है और येलो सीड है, ठीक है। तो दोनों डोमिनेंट। दूसरा जो हमारा कैरेक्टर दूसरा प्लांट जो है उसके कैरेक्टर्स हैं दोनों रेसेसिव, मतलब रेसेसिव रिंकल्ड और रेसेसिव ग्रीन, ठीक है। अब इसका हमने क्या करा? क्रॉस पॉलिनेट करा, ठीक है। अब इससे जो गैमेट्स आपके बन रहे हैं वो क्या बन रहा है? दोनों में इसमें तो दोनों में, क्योंकि डोमिनेंट है, दोनों डोमिनेंट आएंगे, इसमें दोनों रेसेसिव जीन्स आएंगे। तो ये हमारे हो गए गैमेट्स इनके। जब इसको आप क्रॉस कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है? आपको मिल रहा है डोमिनेंट रेसेसिव, डोमिनेंट रेसेसिव। लेकिन क्योंकि डोमिनेंट राउंड भी है और डोमिनेंट येलो भी है, तो प्लांट का फिनोटाइप कैसा है? राउंड और येलो, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? अब देखते हैं जब F2 जनरेशन में क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, आई होप आपको दिख रहा होगा। मैं थोड़ा और बड़ा कर सकती हूँ।
ठीक है। तो अब अगर आप देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, इसके गैमेट्स कैसे बनाए हमने। तो बेसिकली आप अब क्या कर रहे हैं कि ये आपका प्लांट है, इसको आप सेल्फ क्रॉस कर रहे हैं अब। तो ये आप देख रहे हैं, ये एक पेयर है और ये एक पेयर है ना। अब इसका अगर आप गैमेट प्लांट में बनाएंगे तो कैसे बनेंगे, या तो ये और ये, अब दोनों तो रहेंगे ही, है ना। मतलब कि दोनों जो कैरेक्टर्स हैं, राउंड और रिंकल्ड और येलो और ग्रीन, उनमें से दोनों में से एक एक तो रहेगा ही। तो पहला पेयर तो हो गया ये, ठीक है। दूसरा पेयर क्या हुआ कि आप रिंकल्ड को के को येलो के साथ, है ना। बेसिकली हम सारे कॉम्बिनेशंस देख रहे हैं। तीसरा पेयर क्या हो गया, अब बेसिकली आपने इसके साथ तो दोनों को पेयर कर दिया, अब आप इसके साथ भी दोनों को पेयर करेंगे, है ना। तो तीसरा क्या हो गया, ये और ये, तो आपका आ गया राउंड और ग्रीन। और चौथे पेयर में आपके दोनों रेसेसिव आ जाएंगे, रिंकल्ड और ग्रीन, है ना। तो ये चार तरीके के तो हो गए आपके गैमेट। अब क्योंकि आप इसी का सेल्फ कर रहे हो, है ना, तो आप दोनों साइड सेम गैमेट्स को लिख दोगे। तो यहाँ अगर आप देख रहे हो, सेम गैमेट्स चार तरीके के यहाँ भी हैं और यहाँ भी है। एक फीमेल प्लांट है और एक मेल प्लांट है। अब आप देखिए इसको कंबाइन करके हम बना कैसे रहे हैं। तो आप बेसिकली हर बॉक्स के आगे एक एक रख दिया है ना। और हम क्या कर रहे हैं, पहले बॉक्स में अगर आप देखेंगे तो इस वाले गैमेट से इसको करा है तो यहाँ पर लिखा है, इसको करा है तो यहाँ पर लिखा है, इसको करा है तो यहाँ पर लिखा है, और इसको करा है तो यहाँ पर लिखा है। वैसे ही इस वाले गैमेट से इसको करा है तो यहाँ पर लिखा है, इसको करा है तो यहाँ पर, इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर। वैसे ही ये जो लाइन है वो इस गैमेट का इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ। चौथे में इस गैमेट का अगेन इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। तो बेसिकली आपने ये एक कांस्टेंट पकड़ लिया है यहाँ पर, जिसको आप हर बॉक्स के लिए कर रहे हैं, और एक तरफ वाला आप कर रहे हैं जो सामने रखा हुआ है गैमेट, है ना। तो अब पहला जो बना वो तो सारे डोमिनेंट है, तो ऑब्वियसली येलो और राउंड होगा। ये केसेस में देखिए, ऑल्दो एक कोई ऐसा हो सकता है या इवन दो कोई ऐसे हो सकते हैं जो रेसेसिव हो, लेकिन दोनों ट्रेट्स जो हैं, दोनों कैरेक्टर्स जो हैं, उनके डोमिनेंट एक तो आए ही हैं। ठीक है, अब क्योंकि दोनों डोमिनेंट हैं तो रेसेसिव चाहे जो भी हो, ये राउंड और येलो ही होगा, डोमिनेंट फिनोटाइप ही दिखेगा। सेम हो रहा है इधर भी, है ना। ये दोनों में भी वही सेम हो रहा है, तो आपको राउंड और येलो दिख रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको कुछ ऐसा दिख रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है, अगर आप देखेंगे येलो तो एक है ये वाला, ठीक है, लेकिन राउंड जो आप देख रहे हैं वो है नहीं। क्या है, स्मॉल आर, जो कि है रिसेसिव रिंकल्ड। तो कलर तो डोमिनेट करने वाला आ गया येलो, लेकिन शेप रिसेसिव रिंकल्ड है, तो रिंकल्ड येलो आ गया। ठीक है, वैसे ही इन दोनों केसेस में भी हो रहा है। अब वैसे ही ये तीनों केसेस देखिए आप, इन तीनों में जस्ट उल्टा है कि राउंड शेप तो है एक ना एक, तो आ गया राउंड शेप, लेकिन रिंकल्ड वाले सारे हैं, कोई भी डोमिनेंट, सॉरी, ग्रीन वाले सारे हैं, कोई भी डोमिनेंट येलो नहीं आया। तो ये राउंड शेप तो हो गए, लेकिन जीन्स क्या है, ग्रीन है, रेसेसिव ग्रीन आ गए। तो ये तीनों राउंड और ग्रीन हो गए। एक ही अगर आप लास्ट देखेंगे तो हो क्या रहा है इसमें कि आप ये भी पूरा रेसेसिव है और ये भी पूरा रेसेसिव है, इन दोनों को क्रॉस कर रहे हो, है ना। अब इन दोनों को जब क्रॉस कर रहे हैं तो सारे रेसेसिव है, तो ये हो जा रहा है पूरी तरीके से रेसेसिव, मतलब रेसेसिव रिंकल्ड और रेसेसिव ग्रीन।
अब इसका अगर हम फिनोटाइप समझें तो फिनोटाइप क्या बोल रहा है कि राउंड येलो इज टू राउंड ग्रीन इज टू रिंकल्ड येलो इज टू रिंकल्ड ग्रीन, है ना। अब काउंट ही कर लेते हैं, एक ही साथ देख लेते हैं, काउंट कर लो आप, ठीक है। 9 है राउंड येलो, कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 9 हो गए। 3 है राउंड ग्रीन, 1 2 3, है ना, तो 3 हो गए। 3 है रिंकल्ड येलो, 1 2 3, तो 3 हो गए। और एक है रिंकल्ड ग्रीन, तो ये 1 हो गया। तो फिनोटिपिक रेशियो डाई हाइब्रिड क्रॉसेस में क्या होता है? 9:3:3:1, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस बेसिकली ये जो इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन हमने पढ़ा, उसके वेरिएशंस क्या हैं। तो जब ये डाई हाइब्रिड क्रॉस करा गया, है ना, तो ये जिस तरीके से हमने अभी दो कैरेक्टर्स पकड़े हैं ना, राउंड और रिंकल्ड और येलो और ग्रीन, वैसे बहुत सारे कैरेक्टर्स थे पी प्लांट में, सभी में करके देखा, सभी के साथ करके देखा, और मेंडल को सेम ही रिजल्ट मिला। क्या मिला? 9:3:3:1 का रेशियो, ठीक है। अब बेसिकली इस ऑब्जर्वेशन पे मेंडल ने प्रपोज करा सेकेंड सेट ऑफ जनरलाइज्ड लॉ, जिसको उन्होंने बोला मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये लॉ बेसिकली क्या बोलता है? ये लॉ ये बोलता है, ध्यान से सुनिएगा, कि when two pairs of traits are combined in a hybrid, जब भी हम दो डिफरेंट पेयर ऑफ ट्रेट्स को कंबाइन करते हैं एक हाइब्रिड में, तो सेग्रीगेशन ऑफ वन टाइप ऑफ कैरेक्टर और वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सेग्रीगेशन ऑफ अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। मतलब कि इस केस में एक पेयर ऑफ कैरेक्टर क्या है? ये। दूसरा पेयर ऑफ कैरेक्टर क्या है? ये, है ना। तो वो ये बोल रहे हैं कि इस पेयर का सेग्रीगेशन गैमेट में इज इंडिपेंडेंट ऑफ इस पेयर का सेग्रीगेशन, और ये तो है ही सच है। इवन इसमें अगर आप देखेंगे तो इसका सेग्रीगेट होने का गैमेट में क्या चांसेस है? आर और आर, और ये चांसेस क्या है? 50-50%, है ना, 50-50%। वैसे ही अगर मैं इसको भी सेग्रीगेट करूं तो क्या है? 50-50%, है ना। अब अगर आप सोचिए कि मैं इन चारों को की बात करूं कि इन चारों का ये एक प्लांट में है, अब तो चारों के सेग्रीगेट होने का परसेंटेज क्या है? 25% ईच, राइट। अब जब इनमें आपस में ही जो है कोई डिपेंडेंसी नहीं है, तो ये पेयर इस पेयर को इन्फ्लुएंस करेगा कैसे, है ना। तो मतलब क्या है कि एक पेयर ऑफ ट्रेड दूसरे पेयर ऑफ ट्रेड को उसमें कैसे जो है सेग्रीगेशन हो रहा है गैमेट लेवल पे, वो कभी भी हैम्पर नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यही है आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। और यही आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल रहा है कि सेग्रीगेशन ऑफ 50% ऑफ आर एंड 50% ऑफ स्मॉल आर और रिसेसिव is independent from segregation of 50% of capital Y and 50% of small y, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो बेसिकली यहाँ फिर से क्या बोल रहा है? 50% ऑफ स्मॉल आर बियरिंग गैमेट कैपिटल Y and the other 50% of small r bearing gamete small y, है ना। तो चार तरीके के अगर जीनोटाइप आप ये देखेंगे तो इन चारों की फ्रीक्वेंसी क्या है? 1/4 ऑफ टोटल गैमेट प्रोड्यूस्ड और 25% ईच, ठीक है। तो ये तो हो गया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। दूसरा जो था टॉपिक वो था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो प्रॉब्लम क्या थी ना कि जब मेंडल ने ये इनहेरिटेंस कैरेक्टर्स का समझाया था, उन्होंने समझाया था कुछ आपका 1850s के अराउंड, ठीक है।
तो उस टाइम पे ना ये इतना रिकॉग्नाइज हुआ नहीं, इसको रिकॉग्निशन मिला नहीं बहुत सारे रीजंस के वजह से। ठीक है। अब जैसे एक रीजन तो ये था कि उस टाइम पर हमारे पास ना तो मीडिया था, ना तो कम्युनिकेशन का कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग मीडियम था कि हाँ आपने कोई बड़ा सा जर्नल है जहाँ पे आपने पेपर पब्लिश कर दिया और पूरे वर्ल्ड को पता चल गया कि हाँ ऐसा कुछ डिस्कवर हुआ है, ये सपोर्ट कर सके कोई आपको। ठीक है। दूसरा क्या था कि जो मेंडल का जीन का कॉन्सेप्ट था, या वो बोलते थे फैक्टर्स जीन्स को, है ना, तो फैक्टर्स का जो कॉन्सेप्ट था कि ये जो है आपका यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है और यही कंट्रोल करता है एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स, या जो जीन में पेयर ऑफ अलील्स हैं, है ना, वो जो है बेसिकली कंट्रोल करते हैं आपके एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स, ये उनके जो साथ के लोग थे ना वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा। ठीक है। क्योंकि उनको कोई इतना सॉलिड और कोई ये समझाने वाला तो मिल नहीं रहा था, और कोई कंटिन्यूअस इस पे काम बहुत ज्यादा चल नहीं रहा था। तीसरा ये भी एक रीजन था कि मेंडल ने क्या करा कि मैथमेटिकल अप्रोच लिया, जैसे प्यूनेट स्क्वायर के थ्रू समझाना शुरू किया, है ना। तो बहुत सारे बायोलॉजिस्ट जो थे उनको ये एक्सेप्टेबल नहीं था कि आप बायोलॉजी मैथमेटिक्स के थ्रू पढ़ा रहे हो, है ना, आप बायोलॉजी में मैथमेटिक्स यूज कर रहे हो। बट हुआ क्या कि 1900s में आकर, है ना, तो 1900 में जैसे क्या हुआ, सबसे पहले तीन साइंटिस्ट ने अलग अलग रीडिस्कवर किया मेंडल का रिजल्ट। वो साइंटिस्ट थे आपके डे राइस, कॉरेंस और शेमाक। तो इन्होंने पहले देखा कि हाँ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स है। फिर क्या हुआ कि 1902 में जो है आपके दो साइंटिस्ट थे, वॉल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी। इन्होंने देखा कि मतलब बिहेवियर जो है क्रोमोसोम्स का वो जीन्स के बिहेवियर के पैरेलल है। ठीक है। और इन्होंने उसी को यूज करके मेंडल का ये जो लॉ था वो वापस से समझाया। ठीक है। तो अगर आप ये देखेंगे तो उन्होंने बताया कि तो उस टाइम तक बेसिकली क्या था कि ये थोड़ी सेल बायोलॉजी एडवांस हो गई थी, लोगों ने क्रोमोसोम डिस्कवर कर लिया था, लोगों ने न्यूक्लियस देख लिया, उसके में सेल डिवीजन कैसे होता है, मियोसिस क्या होता है, वो सब समझ लिया था। तो जब वो सब समझ लिया था लोगों ने, उसके बाद लोगों को समझ में आया कि जो मेंडल बोल रहे थे वो बिल्कुल सही था, और उन्होंने मेंडल की थ्योरी रीडिस्कवर करके एक्सप्लेन करने का ट्राई किया। ठीक है। तो उन्होंने ये बोला कि हाँ भाई, टू पेयर ऑफ एलील्स होते हैं जीन में, तो जो कि होमोलोगस साइट पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स में होते हैं। ठीक है। तो वो इस तरीके से जो है असॉर्ट करते हैं, और वो इस तरीके से इनहेरिट करते हैं। किस तरीके से? एग्जैक्टली उसी तरीके से जिस तरीके से मेंडल ने बताया कि हमेशा कैसे इनहेरिट करेंगे। एक तो हमेशा जीन में दो जीन जीन या फैक्टर जो आप बोलते हैं वो पेयर होगा। ठीक है। मतलब दो दो अलील्स होंगे जीन में, जिसको हम अब बोलते हैं। और दूसरी चीज उन्होंने क्या बताई कि आगे जाने पर एज इट इज वो जो जीन्स हैं वो आगे की जनरेशन या प्रोजेनी में बिना किसी ऑल्टरेशन के मूव करते हैं आगे, है ना। तो मतलब वो आगे की जनरेशन में इनहेरिट होते हैं एज इट इज। ठीक है। तो इसी को बेसिकली सटन ने बाद में वापस से मेंडल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग डिफाइन कर दिया, और उसको ही हम आज बोलते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्होंने क्रोमोसोम के थ्रू बताया कि हाँ देखो इनहेरिट तो कर रहा है। ठीक है। अब उसके बाद जो आपका दूसरा था, है ना, वो था क्या? वो था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि दो पॉसिबिलिटी मान लीजिए आप, अगर इस पॉसिबिलिटी को आप देखेंगे तो आपको लॉन्ग ऑरेंज और शॉर्ट ग्रीन एक साथ मिलेगा जो असॉर्ट हो रहा है। लेकिन अगर आपने ये क्रोमोसोम्स चेंज कर दिए, बेसिकली क्या करा है, इंटरचेंज कर दिया यहाँ पर, है ना, तो ऐसा नहीं है कि अभी भी वो ग्रीन के साथ ही करेगा अलग, क्योंकि पहली बार हुआ है। वो बेसिकली अब उसके साथ जो जीन आ गया जो कि शॉर्ट रेड है, उसके अकॉर्डिंग असॉर्ट हो गया। तो जब ये जीन ही अलग हो गया तो इनका असॉर्टमेंट एक साथ और इस पेयर का असॉर्टमेंट एक साथ, ये दो
कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं मान लीजिए, ठीक है, या दो पेयर हैं अलग अलग कैरेक्टर्स, ये एक दूसरे को कभी अफेक्ट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने ये उल्टा कर दिया तो अभी भी ये इसको अफेक्ट करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। तो यही है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, जो उन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में बता दिया, ठीक है। अब जो थर्ड वेरिएशन है वो है लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन का। अब साइंटिस्ट थे मॉर्गन, जिन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस करा किसमें, ड्रोसोफिला में, ठीक है। और क्या पढ़ना था उनको, ऐसे जीन्स पढ़ने थे जो सेक्स लिंक्ड है, मतलब मेल फीमेल लिंक्ड है। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व करा कि जो दो जीन्स हैं वो इंडिपेंडेंटली यहाँ पर इस केस में सेग्रीगेट नहीं हो रहे हैं, और जो हमारा 9:3:3:1 का रेशियो है उससे डिफरेंटली सिग्निफिकेंटली डेविएट हो रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर दो जीन डाई हाइब्रिड क्रॉस में, अब ये और थोड़ी आगे की थ्योरी हो गई बेसिकली, कि अभी तक हमने बोला कि दो जीन अगर एक साथ एक क्रोमोसोम पर है तो वो, और दूसरे तरीके का जीन वो है तो दोनों अलग अलग असॉर्ट करेंगे, एक दूसरे को कोई भी मतलब नहीं है। इन्होंने बोला कि अगर दो जीन डाई हाइब्रिड क्रॉस में सेम क्रोमोसोम पे सिचुएटेड है तो जो पेरेंटल जीन का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, जो पेरेंटल जनरेशन की जीन का कॉम्बिनेशन है वो नॉन पेरेंटल जीन से हाइयर होगा। बट अगर दो तरीके के जीन सेम क्रोमोसोम पे सिचुएटेड नहीं है, ठीक है, अगर सेम पे सिचुएटेड नहीं है तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, पेरेंटल का जो प्रपोर्शन है पेरेंटल जीन का वो कम हो जाएगा थोड़ा, और जो नॉन पेरेंटल टाइप है वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसको ही उन्होंने बोला कि जो पेरेंटल जीन का आपका एसोसिएशन है उसको बोल दिया लिंकेज, ठीक है। और रिकॉम्बिनेशन बोल दिया जो नॉन पेरेंटल जीन का कॉम्बिनेशन है उसके लिए। तो अगर कहीं आप लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन सुन रहे हैं टर्म, तो लिंकेज का मतलब है पेरेंटल जीन्स में लिंकेज दो जनरेशन में, और रिकॉम्बिनेशन का मतलब है नॉन पेरेंटल जीन का कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए दो तरीके के क्रॉस है, क्रॉस ए और क्रॉस बी। डिफरेंस क्या है कि एक तरीके के जीन्स यहाँ पर है येलो व्हाइट, ये एक ही क्रोमोसोम पर है, ठीक है, और एक वाइल्ड टाइप है। यहाँ पर येलो व्हाइट साथ में नहीं है, यहाँ पर व्हाइट के साथ मिनिएचर आ गया जो कि एक दूसरे तरीके का जीन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक क्रोमोसोम पर नहीं है। अब अगर इसमें आप फर्स्ट जनरेशन देखेंगे, उसमें क्या हुआ, उसमें तो बस ये हो गया कि भाई ये क्रॉस कर गया, जो वाइल्ड टाइप जहां पर डोमिनेंट है वाइल्ड टाइप आ गई, और जहां पर येलो व्हाइट जीन आए वो तो येलो व्हाइट, यहाँ पर भी सेम हुआ कि कॉम्बिनेशन सेम ही रहा क्योंकि डोमिनेंट जीन आ गए। लेकिन जब आप F2 जनरेशन में अब इसको सेल्फ क्रॉस करेंगे अगर, तो आप क्या देखेंगे कि पेरेंटल टाइप फर्स्ट केस में ज्यादा है। क्यों? क्योंकि एक ही क्योंकि वो जो जीन्स है वो एक ही क्रोमोसोम पर है। बट यहाँ पर तो यहाँ पर क्या है, नॉन पेरेंटल टाइम रिकॉम्बिनेंट टाइप बहुत कम है। दूसरे केस में क्योंकि एक क्रोमोसोम पर जीन सिचुएटेड नहीं है तो पेरेंटल टाइप का परसेंटेज हो गया कंपैरेटिवली कम, और रिकॉम्बिनेंट टाइप मतलब नॉन पेरेंटल टाइप, इसको ये क्या है, नॉन पेरेंटल टाइप, है ना। तो नॉन पेरेंटल टाइप का परसेंटेज हो गया काफी ज्यादा, क्योंकि पेरेंटल टाइप का परसेंटेज बहुत कम हो गया है। कैसे कम हो गया है? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वो जीन एक क्रोमोसोम पर नहीं है जिस तरीके से यहाँ पर है, ठीक है। तो यही हो गया बेसिकली लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। सो गाइस आई होप कि आपको ये सारे जो मैं टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ वो बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम दूसरी बुक्स कवर करेंगे। अभी क्योंकि एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग यही इतने ये टॉपिक्स इतने ही कवर करने हैं, ठीक है, तो इतने कवर करें सो दैट आप एटलीस्ट बेसिक्स पहले समझ लो, ठीक है।
तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है ये। इन केस अगर आपको नहीं समझ में आया है कुछ भी, तो आप मुझे तुरंत कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप नंबर जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है उस पे भी मैसेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हो और मैं आंसर करूंगी। अगर आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, और कमेंट में बताना जरूर आप मुझे कि आपको वीडियो समझ में आया है या नहीं समझ में आया है। ठीक है, आपके कमेंट्स बहुत जरूरी हैं आने, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही मैं वीडियो को किस तरीके से बनाना है वो समझ पाऊंगी, कहाँ पर आपको बहुत बेसिक्स अच्छे से समझाने पड़ेंगे वो समझ पाऊंगी। ठीक है, तो आई होप मुझे आप कमेंट में ये जरूर बताएंगे कि आपको वीडियो समझ आया या नहीं समझ आया। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय।